हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आखिर जो है वो आप लोगों ने जो है वो खेल प्रतियोगिता में डेहरी डालमिया नगर के फील्ड को रॉक कर दिया है। आपका प्रदर्शन खेल में बहुत ही बढ़िया था और आप सब को जो है मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना आगे के स्तर के खेल के लिए। अब थोड़ा सा अब हम लोग खेल से हटकर अब पढ़ाई की ओर मुख करते हैं, क्योंकि जिस तरह जो है वो खेल हमारे जीवन का आधार है, तो पढ़ाई हमारे जीवन का क्या है? लक्ष्य है। ये लक्ष्य है और यही लक्ष्य को हमें भेदना होता है और इस लक्ष्य को भेद कर हमें जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल करना पड़ता है। तभी जो है वो हम ज़िंदगी में सफल होते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर पाते हैं, अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, अब थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने खेल में भी बहुत अच्छे से जो है वो शिरकत की, उसमें भी अपने उम्दा प्रदर्शन किया। आप सब जो है वो किरण स्कॉलर पे अपने परफॉर्मेंस को देख पा रहे होंगे। आपके पूरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आपके एक एक छोटे छोटे मोमेंट को जो है वो मैंने कैच करने का प्रयास किया है। सभी विद्यालय, पूरे डेहरी प्रखंड के सभी विद्यालय के बच्चे जो है उस किरण स्कॉलर चैनल पे हो, आप सब जो है वो जा करके उस पर अपना फोटो देख सकते हो। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप अपने आप को देख सकते हो, आपने जो है वो सरस्वती वंदना में किस तरह से जो भागीदारी निभाई है, आपके ग्रुप टीम के साथ में, आप अपने शारीरिक शिक्षक के साथ में जो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, सारे मोमेंट को मैंने कैप्चर किया है और हर एक विद्यालय के बच्चों को जो है वो उनके शारीरिक शिक्षक के साथ जो है वो उनका फोटो शूट किया है और किरण स्कॉलर चैनल पर डाला है। मैं ये सारी काम जो है वो अब कर चुकी हूँ और 2 दिन की जो है वो अथक जो है वो व्यस्तता के बाद जो है वो मैं अब रिलैक्स हो गई हूँ। और अब जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे भी जो है वो खेल से जो है वो थोड़ा हट कर अब पढ़ाई की तरफ मुड़े, क्योंकि आपकी फरवरी में जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैं भी चाहूँगी कि आपका जल्द से जल्द जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग जो है वो साइंस का जो रिवीजन में मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अभी 1 महीने पहले स्टार्ट की हूँ। नवंबर में मैं स्टार्ट की हूँ, लास्ट में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं रिवीजन वर्क के दौरान ही जो है मैं आपका सारा कोर्स जो है वो फिर से कंप्लीट करा दूं, जिससे कि जो है वो आपको कोई भी असुविधा ना हो। हमारा जो है वो हिंदी ग्रामर का जो है वो 9th 10th 11th 12th का सारा क्लासेस चल रहा है, उसका 4 चैप्टर जो है वो हो चुका है। अब हम लोग जो है वो वाक्य विचार पढ़ने वाले हैं और साइंस में जो है वो 9th क्लास का जो है वो तीसरा चैप्टर चल रहा है। आपका 8th का भी साइंस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं बहुत जल्दी जो है वो आपके लिए जो है वो 10th का भी स्टार्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले जो है, लेकिन आपकी जो फीडबैक जो है वो मुझे नहीं मिल रही है। आपको जो है वो कमेंट पे जो है वो ये करके बताना है कि मैंने ये चैप्टर देख लिया है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं आप कृपया जो है वो उसका जो है वो आप आंसर करिए, तभी जो है मुझे पता चल पाएगा कि आप जो है पढ़ाई के क्षेत्र में भी अव्वल होते जा रहे हैं। तो आज से जो है वो मैं 9th क्लास में अब पढ़ाई का भी कंपटीशन स्टार्ट करने वाली हूँ। जिस प्रकार मैंने 8th में भी जो है वो एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है, इसी क्लास के दौरान मैं बीच में कहीं से भी 2 क्वेश्चन पूछ लूँगी और जो भी बच्चे जो है वो उस 2 क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका जो है वो नाम मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो अनाउंस करूँगी एज अ टॉप स्टूडेंट। तो सेम चीज़ जो है वो अब यही चीज़ जो है वो आपका 9th में भी फॉलो होगा। यू विल बी अ टॉप स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। वो किसी भी विद्यालय के हो सकते हैं, ठीक है, वो रामा रानी के हो सकते हैं, वो डेयरी हाई स्कूल के हो सकते हैं, वो सिंधौली के हो सकते हैं, डालमिया नगर के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, या आउट ऑफ द प्रखंड के भी हो सकते हैं, किसी भी विद्यालय के हो सकते हैं। बस आपको जो है वो कमेंट करके ये बताना है, देन यू विल बिकम अ टॉप स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो ये कंपटीशन जो है वो पढ़ाई का कंपटीशन अब जो है वो यहाँ पे किरण स्कॉलर पे भी चालू होगा। खेल के साथ साथ हम लोग पढ़ाई में भी प्रतियोगिता करेंगे और इसमें भी हम अपने क्या करेंगे, अपने हुनर को जो है वो आगे लाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस कंपटीशन में भी हिस्सा लेंगे और अपने आप को जो है वो बहुत ही उम्दा प्रदर्शित करेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेसन 3 का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि परमाणु संख्या इसके पहले वाले क्लास में 1 से लेकर 20 तक हमने आपको सिखाया था कि जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है,
फिर बोरोन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर जो है वो नियॉन होता है। ये जो है वो 1 2 जो है वो 10 थे। उसके बाद दूसरे में जो है वो हमने बताया आपको कि सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जो है वो सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है, फिर सल्फर होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर जो है वो ऑर्गन होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। ये जो 20 एटॉमिक नंबर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी याद होना चाहिए। मैं आपको पिछली क्लास में बता दी हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं। इसका मैं एक फॉर्मूला भी बताई थी, वो आप कृपया जो है वो जा करके, जो भी नहीं देखे हैं वो लेसन 3 का जो है वो पार्ट 1 जो है वो जरूर देख लें, जिससे कि जो है वो आपको ये समझने में और भी ज़्यादा सहूलियत होगा। अब हम लोग जो है वो परमाणु संख्या हम लोग बता दिए कि हर एक जो है वो एटम का जो एक परमाणु संख्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, फ्लोरीन का जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का जो है वो 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। सेम चीज जिस प्रकार जो है वो हर एक तत्व का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है, उसी तरह जो है वो इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक वेट भी होता है। एटॉमिक वेट भी होता है। हमें उसी का जो है वो अध्ययन इस कक्षा में करना है। तो आप जो है वो इसका अगर आप पूरे का पूरा का आप परमाणु द्रव्यमान आप देख लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जो मैं आपके बुक से जो है वो एकदम शॉर्ट करके जो नोट्स बना दी हूँ, जिसको आप सिर्फ इसको रिव्यू कर लेंगे तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। तो वो क्या है कि डाल्टन के स्थिर अनुपात नियम से प्रेरित होकर, डाल्टन के फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, डाल्टन के स्थिर अनुपात नियम से प्रेरित होकर वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान मापने को प्रेरित हुए। अब आपको याद आ रहा है कि आपने स्थिर अनुपात नियम क्या पढ़ा था। स्थिर अनुपात नियम में ये कहा गया था कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है, कोई भी यौगिक बनता है, NH4 अगर मान लिया बना है, ठीक है, तो इसमें जो है वो अनुपात जो होता है वो एक परमाणु का और दूसरे परमाणु का स्थिर रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। अगर हम एमोनिया की बात कर रहे हैं और वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में हमेशा दो ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन होंगे। अगर हम एमोनिया की बात कर रहे हैं तो एमोनिया, सॉरी 3 होगा यहाँ पे, CH4 नहीं है, अगर CH4 भी अगर ले ले तो CH4 भी है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो अमोनिया ले लेते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन एक ही रहेगा और हाइड्रोजन जो है वो 3 ही रहेगा। अगर हम मीथेन की बात कर लें तो इसमें कार्बन जो है वो एक ही रहेगा और हाइड्रोजन जो है वो 4 ही रहेगा। यानी कि इसके अनुपात में जो है, यानी कि 1:4 का अनुपात है इसमें परमाणु का, इसमें 1:3 का है, इसमें 2:1 का है। तो ये अनुपात जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इसी क्यों स्थिर रहता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सेम रहता है, ठीक है। तो इसी के कारण जो है हम लोग जो है वो इसका जो है वो द्रव्यमान अनुपात जो होता है, वो द्रव्यमान अनुपात जो है वो हमेशा जो है वो फिक्स होता है, जिसके कारण जो है वो हम लोग इसको डाल्टन के इस नियम के अनुसार जानते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के जो है वो वैज्ञानिकों ने बोला कि चलिए अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान को जो है वो क्या करते हैं, नापते हैं कि हर एक परमाणु का द्रव्यमान यानी वेट क्या होता है, ठीक है। तो 1961 में जो है वो क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 को समस्थानिक को माना गया। लेकिन इससे पहले जो है बच्चों ऑक्सीजन को माना गया था। पहले जो है वो ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो नापने की इकाई बनाया गया था। अभी आप सोच लीजिए कि अगर आपको जो है वो 1 kg जो है वो आटा तौलना है तो आप उसको कैसे तौलते हो। दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार जो है वो क्या है, एक बटखरा लेता है 1 kg का, और तब जो है वो एक तरफ बटखरा रखता है और दूसरी तरफ आपका 1 kg का आटा रखता है।
जब वो बराबर हो जाता है तब वो जो है वो तौल के आपको देता है। लेकिन परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कोई इकाई ज्ञात नहीं हो पा रही थी, तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने जो है वो ऑक्सीजन को प्रेफर किया कि हम ऑक्सीजन को ही लेंगे। और इसके पीछे दो कारण था, मैं देखिए यहाँ पे लिख भी दी हूँ कि अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता था। कौन? ऑक्सीजन। देखिए मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन करके जल बनाता है, ठीक है। सी के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बोनेट भी बनाता है। तो देखा वैज्ञानिकों ने कि ऑक्सीजन ही एक ऐसा परमाणु है जो अधिकतर तत्वों के साथ जो है वो रिएक्ट करके, अधिकतर परमाणुओं के साथ रिएक्ट करके जो है वो क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है, अणु बनाता है, यौगिक बनाता है। इसलिए जो है वो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। और दूसरा कारण भी था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि अधिकांश तत्व जो है के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त हो जाते थे। ऑक्सीजन को लेने से क्या होता था कि जब हम वेट लेते थे किसी भी चीज़ का, तो हमें जो है वो पूर्ण अंक प्राप्त होता था, यानी पूर्णांक में। पूर्णांक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पूर्ण प्लस अंक, यानी पूर्ण प्लस अंक, यानी जो भी अंक प्राप्त होता था वेट का वो पूर्ण होता था, यानी पूरा होता था। यानी अगर 6 होगा तो 6 था, ये ऐसा नहीं था कि 1/6 था, 1/4 था, ऐसा नहीं था, ये पूर्ण अंक होता था, प्राप्त होता था, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पहले जो है वो ऑक्सीजन को प्रेफर किया गया। लेकिन 1961 में जो है वो वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं, कार्बन जो है वो हर एक तत्व में मौजूद है, इसलिए हमें जो है वो कार्बन को ही जो है वो इकाई के रूप में रखना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जो है वो कार्बन को लिया, कार्बन यानी एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। मान लीजिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है। आपके बुक में जो है वो इसका कंपैरिजन जो है वो किससे किया गया है? तरबूज से किया गया है। तरबूज से किया गया है कि तरबूज जो है वो जिस प्रकार जो है वो होता है उसी प्रकार जो है वो कार्बन है। और कार्बन को जो है वो हम इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 था और एटॉमिक वेट जो था वो 12 था। तो 12 होने के कारण इसको जो है वो 12 भागों में विभाजित किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12 हिस्से में किया गया। और 12 हिस्से में करने के बाद इसके 1/12 यानी कि एक हिस्से को जो है वो इकाई के रूप में लिया गया। कितना लिया गया? कार्बन के जो है वो 1/12 को जो है वो एक इकाई माना गया, एक बटखरा माना गया। अगर मान लो कि अगर फल को जो अगर आप तौल रहे हो तो फल को तौलने के लिए क्या करते थे, फल विक्रेता एक फल को चढ़ाया तराजू में, मैं यहाँ बना देती हूँ, चलिए यहाँ बनाती, चलिए ये तराजू है, ठीक है, ये तराजू है। और तराजू में जो है वो क्या करते थे, फल को रखते थे और एक तरफ के तराजू में जो है वो क्या करते थे, तरबूज के 1/12 भाग को रखते थे और तब जो है वो तौलते थे। यानी कार्बन के जो है वो 1/12 भाग को जो है वो एक इकाई के रूप में नापा, रखा गया, माना गया, ठीक है। तो वही चीज का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तरबूज यानी कार्बन के 12वें भाग, है ना, 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कौन? वैज्ञानिक, ठीक है। अभी देखिए C12 यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसको? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए कोई भी तत्व है, आपका कोई भी तत्व है और इसका जो है वो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है। क्या निकालना है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालना है ना। तो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकाल सकते हैं हम? तो उसके परमाणुओं के औसत, ये जो तत्व बने हुए हैं इसमें जो है वो कितने परमाणु हैं उसके परमाणु का औसत द्रव्यमान निकालेंगे। एवरेज जो है वो वेट निकालेंगे। किसके? इस तत्व के
अंदर जो परमाणु है उसके औसत द्रव्यमान का जो है वो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा इसको हम लोग परिभाषित करते थे। यानी कि कोई भी जो वेट होता था उसको हम लोग क्या करते थे, सीधे 1/12 से जो वो भाग दे करके निकालते थे। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग मानक किसको माने, मानक हम लोग कार्बन को माने, और कार्बन के भी किसको माने, AMU इसको बोलते थे, यूनिट को क्या बोलते थे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। ठीक है, इसका इकाई क्या होता था, परमाणु द्रव्यमान इकाई को नापने का एटॉमिक मास यूनिट होता था। अब देखिए तत्व और द्रव्यमान के बारे में जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि जो है वो हम लोग जिस भी तत्व के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो हाइड्रोजन का जो है वो परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 का 1 ही होता है, हीलियम का जो है वो 4 हो जाता है, और लिथियम का जो है वो 6 हो जाता है। जो मेन है आपका उसमें से जो है वो कार्बन है, कार्बन का जो है वो 12 हो जाता है, नाइट्रोजन का जो है वो 14 हो जाता है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका नियॉन का जो है वो 20 हो जाता है, सोडियम का भी 11 है तो इसका 22 हो जाता है, मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक, ये क्या होता है, एटॉमिक वेट यानी परमाणु एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन आपके बुक में जो है वो कुछ तत्वों के जो है वो एटॉमिक वेट दिए हुए हैं, जिसका जिक्र जो है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। हाइड्रोजन का जो है वो दिया हुआ है, आपको 1 याद रखना है। मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका द्रव्यमान आपके मुख पे होना चाहिए, उसको आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या क्या है, हाइड्रोजन के 1 है, कार्बन के जो है वो 12 होते हैं द्रव्यमान। ठीक है, नाइट्रोजन के जो है वो 14 होते हैं, फिर ऑक्सीजन के जो है वो 16 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 16 होते हैं, फिर सोडियम के जो है वो 23 होते हैं, मैग्नीशियम के जो है वो 24 होते हैं। ये सब ऐसे तत्व हैं बच्चों जिसको आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। उसके बाद जो है वो सल्फर है, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 16 होता है, जस्ट डबल हो जाएगा। अधिकतर के जो वो डबल हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के जो है वो डबल नहीं भी होते हैं, कुछ अनुपात में होते हैं। जैसे क्लोरीन के जो है वो 35.5 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्लोरीन का। उसके बाद एक जो है वो कैल्शियम। इन सबों का जो है वो कम से कम ये 8 का जो है वो आप जरूर याद कर लें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बाकी जो है वो तत्व और द्रव्यमान मुझे लगता है परमाणु संख्या तो आपका पिछले क्लास में मैं क्लियर कर दी थी, और नहीं क्लियर हुआ है जिनका वो आप ये देख लीजिए, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1 का जो है वो हाइड्रोजन मैं आप पूरा लिख दी हूँ। ये क्या है, ये आपका परमाणु संख्या ही है। ये क्या है आपका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या है 1 से लेकर के 20 तक का, 1 से लेकर के 20 तक का परमाणु संख्या है। अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान पे फोकस कर रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज़ को जो है वो नापने के लिए जो है वो एक यूनिट होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं या यूनिट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग जैसे फल को तौल रहे हैं तो हम लोग केजी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज़ जो परमाणु को जो है वो नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है उसको AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आप लोगों ने देखा होगा, मैं अभी यहाँ जस्ट लिखी हूँ, AMU के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, इसको जो है वो हम लोग किसके द्वारा नापते हैं, तो कार्बन के जो है वो कार्बन के 1/12 भाग के द्वारा से जो है वो सापेक्ष करके हम लोग इसको नापते हैं। अब आपका बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, वो है आपका अणु। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर ये अणु होता क्या है, अणु जो है वो होता क्या है। परमाणु तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो फिर अणु जो है वो क्या होता है और यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो ये सब आप देख रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, He, ये सब प्रतीक है ना, जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। बरेलियम है ना, ये शॉर्ट में लिखा Be, बोरोन, ये सब प्रतीक हैं। और इन्हीं प्रतीक को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अणु बनाने में। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, आप सब पढ़े होंगे कि H2, ये H2 क्या है,
ये N2 क्या है, ये O2 क्या है, ये O3 क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो ये जो है ये एक से ज़्यादा परमाणु को मिला के बना हुआ क्या है, अणु है। जब जब कोई भी जब कोई भी एटम्स या परमाणु स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग उसको परमाणु बोलते हैं, जिसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और अणु जो होता है वो दो समान समान कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, और ये ओजोन भी जो है वो ऑक्सीजन का अणु है। इसमें जो है वो क्या है, इसमें 3 ऑक्सीजन है जो आपके आयन मंडल में होते हैं, ओजोन। और इसी ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है वही हमारी रक्षा करता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से। आप इसका नाम सुने होंगे, इसको हम लोग कहते हैं ओजोन, ठीक है। और ये जो है वो तीन ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है और इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारी सुरक्षा करता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट से। अगर ये नहीं होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, उसके कारण हम लोगों को कैंसर भी हो सकता है बच्चों। और ये जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से ये ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही उपयोगी है। इसके बारे में हम लोग पर्यावरण चैप्टर में और डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ओजोन जो है वो क्या होता है और ये कहाँ होता है। तो ये एटमॉस्फेयर में होता है और ये जो है वो 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। समान यानी एक ही ऑक्सीजन समान प्रकार के रासायनिक परमाणु से जो है वो मिलकर बना होता है, उसको हम लोग अणु कहते हैं। यानी हम लोग अणु की परिभाषा बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं जो रासायनिक बंधन या आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपके सिर्फ ये लिख दिया है आपके बुक में, मैं अब आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे जो है वो बंधा हुआ होता है। बच्चों आप जानते हो कि हाइड्रोजन के जो है वो बाहरी कक्षा में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। और दूसरे हाइड्रोजन में भी जो है वो क्या होता है, दूसरे हाइड्रोजन के भी जो है वो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सेकंड वाले में अंदर वाले में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन बाहरी कक्षा में जो होते हैं वो 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम सब जानते हैं कि बाहरी कक्षा में जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम्स जो है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इसीलिए जो है वो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जो है वो ये दोनों का दोनों H2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। समझ गए होगे बच्चों। सेम चीज़ ऑक्सीजन में भी होता है, नाइट्रोजन में भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आपको मालूम है कि बाहरी कक्षा में 2 होने चाहिए, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं नाइट्रोजन का भी बना के दिखा देती हूँ आपको। नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कन्फिग्रेशन होगा 2 और 5 होगा, ठीक है, 2 और 5 होगा इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ये जो है वो फिर शेयरिंग करता है और शेयर करके जो है वो N2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ताकि वो दोनों जो है वो एक बंधन में बंध करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए और स्टेबल होकर के वातावरण में जो है वो एग्जिस्ट कर पाए। यानी कि वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक बंधन और आकर्षण बल द्वारा जो है वो जुड़े हुए होते हैं और सेम प्रकार के एटम्स होते हैं, उसको हम लोग अणु कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम प्रकार का एटम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, तत्वों के अणु कहेंगे। क्या तत्व है इसमें हाइड्रोजन तत्व है। क्या तत्व है, सिर्फ एक ही तत्व है, एक तत्व है, कौन सा है तत्व, हाइड्रोजन है। इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन का अणु बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का अणु।
सेम चीज नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का अणु, और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें H2 के जगह पे हम और ले लें आपका H2O, तो अब ये जो है वो अणु नहीं होगा, ये क्या होगा, ये यौगिक बन जाएगा। यानी इसमें 2 प्रकार के परमाणु मौजूद हैं, इसलिए हम लोग इसको यौगिक बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, योग होगा। इसमें योग किसका हुआ, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का जुड़ा, तब जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना, इसीलिए हम लोग इसको यौगिक बोलेंगे। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स जो है वो मिल करके जो है वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इसलिए जो है देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यौगिक के अणु एक क्या होते हैं, तत्व के अणु होते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बताया, और भी दूसरा एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे क्या क्या है तत्व के अणु में। ऑर्गन जो सिर्फ सिर्फ ऑर्गन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, वो Ar2 नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऑर्गन रहते हैं। हीलियम भी सिर्फ एक ही रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन O2 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो है वो O3 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में, और सल्फर जो है वो बहुपरमाणु के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इस पर्यावरण में। लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये सब अधातु होते हैं। अधातु कहने का मतलब जिसको हम लोग पीट नहीं सके, जिसके अंदर चमक नहीं होता है, जिसका एक जो है वो तन्यता नहीं होती है, जिसमें जो है वो जो मैलिएबल नहीं होता है, जो डक्टाइल नहीं होता, यानी जिसको हम लोग पीट के चादर नहीं बना पाते हैं, उसको हम लोग अधातु कहते हैं। जिसको हम लोग खींच के तार नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग अधातु कहते हैं। अधातु का आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि वह सारे परमाणु तत्व जिसको हम लोग जो है वो पीट करके चादर बनाते हैं, तार बना सकते हैं, उसको धातु कहते हैं। और अधातु किसे कहते हैं, जिसको हम लोग पीट के चादर नहीं बना पाए, उसको पतली जो है वो तार नहीं बना पाए, जिसमें चमक नहीं होता है, वो सब अधातु होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब गैस है, ये धातु नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या कहा है, अधातु कहा है। और यहाँ सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सिंगल में, लेकिन ये क्या है, ये धातु है। इसमें चमक होता है, इसके बाहरी कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन रहता है जो शेयर करके जो है वो यौगिक बना सके। और क्या होता है, इसे हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग जो है वो एल्युमिनियम को हम लोग पीट के चादर बना सकते हैं, उससे तार बना सकते हैं। यानी ये डक्टाइल भी होता है, मैलिएबल भी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, यानी मेटल बोलते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस भी इसमें पता चल गया होगा। अब हम लोग जो है वो किस पे आते हैं, अब हम लोग आयंस पे आते हैं। आयंस यानी कि आवेशित कण, जिसपे जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड होते हैं। और वो मैं दिखाऊंगी आपको कि वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं। आपके बुक में जो है वो सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आज समझाऊंगी कि ये आयंस जो है वो आखिर कैसे बनते हैं। कोई भी परमाणु जो है वो धनावेशित आयन होते हैं या ऋणावेशित आयन होते हैं। मैं अभी आपको आज बना के और समझाऊंगी कि किसे जो है वो हम किस परमाणु का जो है वो धन आयन बनता है और किसका ऋणायन बनता है। तो आयन को सबसे पहले देख लीजिए। आयन क्या है, आवेशित कण है, इन पर ऋण या धन आवेश होता है। और यौगिक जो मैं अभी बताई आपको, यौगिक किसका, यौगिक तत्व का अणु बताई और यौगिक के भी अणु बताई। तो अगर हम यौगिक के अणु ले लेते हैं तो हम लोग जो है वो यौगिक के जो है वो अणु जो है वो धातु और अधातु दोनों के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है वो आयन पे करने वाले हैं कि आयन आखिर कैसे बनते हैं। तो आप किसी भी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आप अगर मान लीजिए आप जो है वो लिथियम का ही ले लेते हैं, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। यानी इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और
सॉरी अंदर वाली कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस बनाएंगे जिसमें न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी बाहरी कक्षा दिखाएंगे बच्चों, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाद एक कक्षा दिखाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं? तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाहर पहली कक्षा में जो है वो, के कक्षा में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और फिर एल कक्षा में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी 3 होंगे, 1 2 3। तो ये लिथियम के पास जो है वो बाहरी कक्षा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए जो है वो लिथियम जो है वो क्या करेगा, इसे स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? पहली कक्षा में 2 चाहिए और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो है इसके पास 1, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये एक किसी के साथ बंधन बना करके ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना किसी को दे देगा और क्या हो जाएगा, तब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसे ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, दूसरे को देना होगा। तो आप इस तरह से याद रखिए कि जो देता है वो अच्छा होता है, यानी पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है ना। तो ये लिथियम जो है वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को देने के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, ये लिथियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यानी धनावेशित बन जाएगा। ये क्या बनेगा, धनावेशित बनेगा। अब देखिए एक ऋणावेशित का भी मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इसको जो है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाएं तो क्या क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, और फिर 2 और 8 10 हो गया, और इसमें है 17। तो 10 को जो है वो 17 में से माइनस करेंगे तो यानी तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तीसरी कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब देखिए इसका जो है अगर मैं बनाती हूँ स्ट्रक्चर, तो अंदर वाली कक्षा में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ये न्यूक्लियस है। और बाहरी कक्षा में जो है वो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दूंगी, ठीक है। और दूसरी कक्षा में जो है वो मैं क्या दिखाऊंगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरी कक्षा में जो है वो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थोड़ा गोल कर देती हूँ, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसको अभी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ये किसी ना किसी से क्या करेगा, वो ऐसे एटम्स को ढूंढेगा जिसकी जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर कर दे। तो ये क्या करेगा, ये ढूंढेगा किसके को, जिसके पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन के पास जो बाहरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है हाइड्रोजन के संपर्क में आएगा और कैसा बनाएगा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये बंधन बनाएगा इस 2 के साथ में। तो क्या होगा, हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए, किसी भी एटम में 2 होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, कोवैलेंट शेयरिंग करेगा। शेयरिंग मतलब ये भी अपना देगा और ये भी अपना देगा, और इस तरह से जो है वो इन लोगों के बीच में कोवैलेंट यानी सह संबंध बनेगा, सह संबंध बनेगा, और दोनों का दोनों स्टेबल हो जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो है वो बॉन्ड बना लेंगे
तो क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा कभी जब जरूरत पड़ेगा तो हाइड्रोजन का लेकर के, और हाइड्रोजन भी जो है वो क्लोरीन का एक एटम लेकर के क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि HCl जो है वो मॉलिक्यूल्स और HCl यौगिक को हम लोग पढ़ते हैं, वो इसी तरह से बनता है। तो मैं ये बता करके आपको ये समझाने का प्रयास करी हूँ कि जो है क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ले लेता है, जिसके कारण यहाँ पे ये दोनों का शेयरिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे जो है क्लोरीन किसी भी एटम्स का जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जैसे कि सोडियम NaCl, इसमें जो है वो क्या होते हैं, इसमें 7 होते हैं बाहरी कक्षा में, और सोडियम का जो होता है वो 2, 8 और 1 होता है बाहरी कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन जो है वो माइनस बन जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनेगा और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ऋण आयन बनेगा। इसलिए जो है वो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना होगा आयंस को पढ़ते समय में, कि आयंस को जब भी हमें दिखाना है तो हम अगर NaCl को दिखाएंगे तो Na को जो है वो हम पॉजिटिव में दिखाएंगे और Cl को माइनस में दिखाएंगे। क्यों, ये हाइड्रोजन जो है वो शेयर करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत सटा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको पूरी तरह से नहीं दे पाता है। लेकिन सोडियम में क्या होता है, सोडियम में जो बाहरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण आकर्षण शक्ति इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ की अपेक्षा कम हो जाता है, उसको खींच के नहीं रख पाता है न्यूक्लियस। इसीलिए जो है वो क्लोरीन इसे खींच लेता है, कहाँ से, सोडियम से। ये ऑक्सीजन का, सोडियम का जो ये मैं स्ट्रक्चर बनाई हूँ, इसे जो है वो कौन खींच लेता है, इसे क्लोरीन खींच लेता है और खींच के ले लेता है छीन के, और छीनने के कारण जो है वो इसमें ऋण आयन आ जाता है और ये बेचारा सोडियम दे देता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। तो आयंस को बच्चों याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप याद रखें जो भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देगा हम उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कहेंगे, यानी कि हम इसे धनावेशित आयन कहेंगे, और जो खींच के ले लेगा उसे हम ऋण आवेशित आयन कहेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों कि आज का कक्षा जो है वो आपको समझ में आया होगा। अणु क्या होते हैं, अणु सेम परमाणु से बने होते हैं, यौगिक जो होते हैं वो डिफरेंट परमाणु से बने होते हैं, आयंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को देने के बाद बनता है, और निगेटिव आयंस कैसे बनता है, लेने के बाद बनता है। आप किसी से छीन लेते हो यानी आपके अंदर निगेटिव कैरेक्टर आ गया, यानी निगेटिव आयन आ गया, आप इस तरह से याद करें। उसके बाद हम लोग जो है वो तत्व और द्रव्यमान को देखें। आज हम लोग पिछली क्लास के एटॉमिक नंबर को भी देख लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। अब बारी है क्वेश्चंस की, और जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप जो है, आप में से कितने बच्चे जो है इसको आंसर कर रहे हैं, और आप हमें ये भी बताइए कि मैं साइंस के किस टॉपिक पे, किस लेसन पे जो है वो अगली क्लास बनाऊँ, ताकि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं वही लेसन का जो है वो क्लास फिर से स्टार्ट करूँगी। अगर आप जिस क्लास को जो है वो आप देखना चाहोगे, मैं वही क्लास को जो है वो, वही चैप्टर को जो है मैं स्टार्ट करूँगी इस 3rd चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अब आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि अब आपके फाइनल्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैं बहुत जल्दी, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। मैं आपको जो है वो, आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे, आप अपना
रिकमेंडेशन देंगे कि ये चैप्टर पढ़ाइए मैम, मैं उतनी जल्दी जो है वो इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगी और आपकी तैयारी में पूरी तरह से अपना सहयोग दूंगी। बस आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहिए। लेकिन अपनी याद करने की क्षमता को और आपको बढ़ाना है, मेमोराइज़ करना है, फिर से एक बार ये वीडियो देखना है और देखने के बाद जो है वो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन कर सकते हो तो करोगे आप। आपका ये जो है वो टेबल जो है वो दिया हुआ है। ये टेबल उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप देख लीजिएगा। मैं तत्व के बारे में बताई हूँ। हाइड्रोजन, इसका द्रव्यमान एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और जो है वो सरलतम अनुपात जो है वो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स में उसके कण होते हैं उसके हिसाब से दिया गया है। H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में, हाइड्रोजन जो है वो 2 होते हैं, इसलिए सरलतम अनुपात उसका 2 हो गया है और ऑक्सीजन का जो है वो 1 हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आया होगा। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बस अब आपको पढ़ना है, अपना नाम ऊंचा करना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, अपने प्रखंड में जो है वो टॉप आकर के फिर से जो है वो खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी जो है वो अपने तकदीर को क्या करना है, उज्जवल करना है। बस इसी शुभकामना के साथ मैं किरण, योर +2 फैकल्टी मेंबर, आप सबको शुभकामना देती हूँ परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए। तो बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप इससे जो है वो नोट्स तैयार कर पाएँ और आपके पढ़ने में जो है वो सहायक हो। इसलिए इस स्क्रीनशॉट की सहायता से जो है वो आप रिवीजन कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी तैयारी को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। थैंक यू।